नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत हम लोग जानते हैं कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें हम लोग इसका अध्ययन 5 भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। और अभी हम लोग खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है खिलजी वंश के बारे में, इसमें के हम लोग जो दो प्रमुख शासक हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो कि इसकी स्थापना करते हैं 1290 ईस्वी में। और इसके इसके जो बहुत 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 प्रमुख शासक हैं, इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप सभी लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी और वहाँ के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अभियान किए और जीते। और इनके शासनकाल में मंगोलों ने जितनी बार भी आक्रमण किया, प्रमुख 6 बार ऐसे आक्रमण हैं जो अपने आपके एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, उन सब को हराया अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के मतलब उस समय जीतना समझ लो बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन्होंने जब मंगोलों को भी हराया, जहां ये अटैक करते थे हर जगह जीत ही जाते थे। इनके जीतने का कारण था जो वो बहुत बहादुरी से लड़ता था मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत बहादुरी से लड़ते थे। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि पूछो मत। आज इन सब चीजों का हम लोग आज ही अध्ययन करेंगे। और अभी अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरसाफ था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बने थे। और इन्होंने अपने सिक्कों पर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर फानी नामक सिकंदर फानी लिखवा रखा था, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी के देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। पहला नंबर मूवी में ही आप लोगों ने देखा होगा, जब ये कहते हैं दुनिया की हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का ही अधिकार होगा। तो दूसरा नंबर सिकंदर ए फानी, यानी कि सिकंदर के बाद दूसरा कोई महान है यहाँ पर पृथ्वी पर तो वो मैं ही हूँ। और इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे इन्होंने स्थायी सेना का रखना जारी कर दिया, अस्थाई सेना को नगद वेतन देना चालू कर दिया। जैसा कि आज के समय में है, अगर आपको ही कहीं से परमानेंट इनकम होने लग जाए, आप वो वाली जॉब जरूर ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से जब इन्होंने नगद वेतन देना चालू कर दिया सेना को, तो सेना अस्थायी रूप से कार्य करने लग गई इनके इनके लिए। और इस तरीके से इन्होंने स्थायी सेना को रखना शुरू किया। एकता प्रणाली को इन्होंने बंद कर दिया। एकता प्रणाली का मतलब ये होता था कि जो सेना होते थे या जो प्रमुख अधिकारी होते थे, हम लोगों ने देखा था गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को शुरुआत की थी, जिसमें कि वो नगद वेतन न देकर अपने जो उनके कार्य करने वाले लोग होते थे या सैनिक होते थे उनको जमीन का टुकड़ा दे देते थे। तो लेकिन जो हमारे ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, उनको तो ये कर टैक्स के रूप में ले लिया। अपने अधिकारियों को बोला कि भाई इनकी जमीन ले लो, इनको हम लोग नगद वेतन देंगे अगर काम करवाएंगे तो। और इसके साथ ही इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा चालू कर दी और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चालू कर दी। तो उस समय एक तरीके के स्कैनर तो था नहीं कि आंखों का ही रेटिना स्कैन कर लें, बायोमेट्रिक नहीं था कि बायोमेट्रिक कर लें। ये तो आधुनिक आविष्कार हैं। लेकिन इसका दिमाग देखो उस समय कैसे चलता था। अगर किसी सिपाही के पास में, किसी सेना के पास में अगर घोड़ा है, तो घोड़े की अलग से सैलरी मिलती थी। तो वो घोड़े को जो इन्होंने दागने की प्रथा चालू की, इसका विशेष कारण ये था कि मान लो एक घोड़ा है, मान लो मेरे 3 दोस्त हैं, तीनों लोग अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना में काम करना चाहते हैं और मैं भी काम करना चाहता हूँ। मेरे पास ही अकेले घोड़ा है। एक बार उस घोड़े को मैंने दिखा दिया ले जाके कि साहब हमारे पास घोड़ा है। और वही घोड़े को बाकी के जो 3 लोग हैं फिर दिखा दिया कि भाई हमारे पास घोड़ा है। तो घोड़े दागने की प्रथा सिंपल की ये है कि वो एक निशान लगा देते थे, घोड़े पर ठप्पा लगा देते थे कि इसे पता लगे कि ये उमा शंकर का ही घोड़ा है। और दूसरा कोई व्यक्ति आएगा उस घोड़े को लेकर, तो उनको पता लग जाएगा कि ये इन्हीं का घोड़ा है। और क्योंकि इस तरीके से
उन्होंने ये देखा कि करप्शन इस तरीके से होता था घोड़े के नाम पे कि एक ही घोड़े को 4 बार दिखाकर उसकी 4 बार सैलरी ले लेते थे, और लेकिन युद्ध में घोड़ा कम पड़ जाता था। तो इन्होंने ये तरीका, बहुत बढ़िया तरीका निकाला था। और सिपाहियों की हुलिया लिखने की इन्होंने जो शुरुआत की थी, वो काफी अच्छी शुरुआत थी कि कितना, कितनी हाइट है उसकी, क्या रंग है, कितना डी, सब चीज लिखते थे उसके बारे में। यानी कि उसका पूरा स्केच बना के रखते थे कि उसकी भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग एक बार लिख कर देख लेते हैं। अलाउद 1296 ईस्वी में, 1200 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन 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 खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अपने अपने चाचा अपने चाचा और जो अपने चाचा और ससुर को मारकर, इनके चाचा और ससुर एक ही व्यक्ति थे, अपने चाचा और ससुर वो एक ही व्यक्ति थे, अपने इनके जो चाचा और ससुर थे, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन अपने चाचा और ससुर जलालुद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, अ, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम गुरुफाफ था। इनके बचपन के नाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन के अलाउद्दीन के अली गुरुफाफ ना, अलाउद्दीन के बचपन अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरुफाफ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरुफाफ अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरुफाफ अली गुरुफाफ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ले लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर अलाउद्दीन ने अलाउद अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर अलाउद्दीन ने अपने अपने सिक्कों पर अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए खानी लिखवाया। अपने सिक्कों पर सिकंदर अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ये खानी अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ये खानी लिखवाया, जिसका अर्थ होता है जिसका 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 अर्थ होता है सिकंदर ए खानी, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है सिकंदर ये खानी जिसका अर्थ होता है सिकंदर ये खानी जिसका अर्थ होता है सिकंदर ये सिकंदर ये खानी जिसका अर्थ होता है सिकंदर ये खानी। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर, हाँ यार, सिकंदर ए खानी लिखवाया, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर।
क्योंकि अपने आप को मानता था जिस तरीके से सिकंदर दुनिया को जीतने निकला था, उसी तरीके से मैं भी दुनिया को जीतूंगा। और इसके बारे में जो प्रमुख बात है, इसने इसने यानी कि अलाउद्दीन ने, अलाउद अलाउद्दीन 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 ने स्थाई सेना स्थाई सेना रखना शुरू किया। अलाउद्दीन ने स्थाई सेना शुरू किया रखना शुरू किया। अलाउद्दीन ने स्थाई सेना रखना शुरू किया। और अलाउद्दीन ने स्थाई सेना रखना शुरू किया। और और सैनिकों को नकद वेतन देता था। और को नगद सैनिकों को नकद वेतन देता था। नकद वेतन देता था सैनिकों को नकद वेतन देता था। इसके नकद वेतन देने का मतलब था कि सैनिक इससे जो है विद्रोह नहीं करेंगे, और सैनिक कहीं पे विश्वासघात नहीं करेंगे, ये भी एक मतलब था इसका। अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को बंद करवा दिया। अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को बंद करवा दिया। एकता प्रथा को अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को बंद करवा दिया। अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को बंद करवा दिया। एकता प्रथा हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। वहां पर वेतन के रूप में भूमि दे दी जाती थी, लेकिन ये जो है उसको बंद करवा दिया। और एकता प्रथा बंद करवा दिया। जिसके पास और जिसके और जिसके पास और भूमि जिसके पास भूमि अधिक थी और जिसके पास भूमि अधिक थी, उनसे भूमि वापस ले ली। भूमि उनसे भूमि वापस ले लिया और उनसे भूमि वापस ले लिया। जिनके पास भूमि अधिक थी उनके पास से भूमि वापस ले लिया कि भाई इतनी ज्यादा भूमि का तुम क्या करोगे, मुझे दे दो। ये भू राजस्व कर से जो भू राजस्व कर होता था पहले 33% होता था। इसने इसने भू राजस्व कर को 50% बढ़ाकर कर दिया। अलाउद्दीन ने अलाउद या ऐसे लिख दो कि इसने, चलो अलाउद्दीन ही लिख। इसने 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 यानी कि अलाउद्दीन ने इसने भू राजस्व को इसने भू राजस्व को इसने भू राजस्व को 33% से बढ़ाकर इसने भू राजस्व को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसने भू राजस्व को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और खुम्स खुम्स यानी कि लूट का माल। अलाउद्दीन खुम्स अलाउद्दीन अलाउद्दीन खुम्स खुम्स यानी कि लूट का माल। खुम्स खुम्स जो होता था लूट का माल होता था। अलाउद्दीन खुम्स खुम्स यानी कि लूट का माल। लूट का माल में से 25% की जगह जगह 25% की जगह 4/5 यानी कि 80% राजस्व में जमा करवाता था। राजस्व राजस्व में जमा
करवाता था, जमा करवाता था। अब बहुत जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि 75% जमा करवाता था, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा ये है कि 80% तो अपने राजस्व में जमा करवाता था। कि 20% जो है, पहले के राजा क्या करते थे, वो कहते थे कि इसके अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो शासक हुआ करते थे कि जितना माल लूटे हुए हैं उसमें से 25% राजस्व में जमा होगा, बाकी के 75% सैनिक आपस में बांट लो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि क्योंकि मैं आप लोगों को नगद तनख्वाह दे रहा हूँ, पहले वाले भी सही थे अपनी जगह पर, ये भी सही थे, क्योंकि पहले वाले नगद तनख्वाह नहीं देते थे और लूट का माल में अपने 25% तो खुद रख लेते थे राजस्व में अपने खर्चे के लिए, और बाकी 75% कहते थे आप लोग आपस में बांट लो। और अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी जगह ठीक थे कि क्योंकि ये सैनिकों को नगद वेतन देते थे कि कोई सैनिक उनसे गद्दारी न कर दे, कोई विश्वासघात न कर दे। और ये 80% माल अपने सरकारी खजाने में जमा करवाते थे और 20% कहते थे जो उनके सैनिक रहते थे कि तुम लोग आपस में बांट लो, ये तुम्हारा बोनस हो गया जो इतनी बहादुरी से लड़े हो। और सैनिकों का वेतन कम था, है ना, सैनिकों का वेतन कम था, इसीलिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। सैनिकों के वेतन कम था, इसीलिए इन्होंने मूल्य निर्धारित किया, बाजार में मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति अपनाई इन्होंने कि कोई जितना मैं मूल्य निर्धारित करूंगा, मैं नहीं, उपज के अनुसार कि उसके उत्पादन में कितनी लागत लग रही है उसी के अनुसार ही चीजों का मूल्य निर्धारित होगा। क्योंकि सैनिकों का वेतन लिमिटेड मात्रा में था, अगर खर्च अधिक कर देंगे तो उनको और पैसे कहाँ के मिलेंगे, क्योंकि वो राजा के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इन्होंने मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने बाजार अलाउद्दीन ने बाजार में मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई। मूल्य नियंत्रण की अलाउद्दीन ने बाजार में मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाया। अलाउद्दीन ने बाजार में मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाया। यह मूल्य जो मूल्य होता था, ये उपज के अनुसार होता था। यह मूल्य उपज में उत्पादन में लागत के अनुसार तय किया जाता था। यह मूल्य उत्पादन में यह मूल्य उत्पादन में यह मूल्य उत्पादन में लागत के अनुसार लागत के अनुसार तय तय किया जाता था। यह मूल्य उत्पादन में लागत के अनुसार तय किया जाता था। आज के भी आप लोग भारत सरकार के बारे में देखेंगे तो जो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सरकार भी जो है मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन सरकार का जो अभी मूल्य निर्धारण है इनके उल्टा होता था। ये कहते थे कि भाई उसके महंगा मत बेचना, और लेकिन जो सरकार कहती है कि तुम उससे सस्ता मत बेचना, जितनी तुम्हारी लागत है तुम उसी लागत के हिसाब से अपना लागत जोड़कर बेचो, और उस पे नहीं बिक रहा है तो मैं खरीद लूंगा, मिनिमम रेट होता था। लेकिन जो इनका एमएसपी होता था उसका मैक्सिमम रेट होता था कि आप लोग इसे ज़्यादा रेट पर नहीं बेच सकते हो। अगर कोई बेचता था तो उसको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि उसको फांसी भी दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी मूल्य निर्धारण को लेकर इतना स्ट्रिक्ट थे। और बाजार में कोई भी अगर माप तौल में बेईमानी करता था तो जितनी मात्रा में वो बेईमानी करता था, कम तौलता था, कम तौलने वाले साहूकार को वो उसका उतना मांस निकलवा देते थे उतने शरीर के कम। बाजार में बाजार में बाजार में कम बाजार में कम तौलने वाले व्यापारी का बाजार में कम तौलने वाले व्यापारी का उसी कम की मात्रा में कम की उसी कम की
मात्रा में, मात्रा कम की, मात्रा में, कम की मात्रा में मांस निकलवा लेते थे। मांस निकलवा, निकलवा लेते थे, लेते थे। इसके लिए बढ़िया उन्होंने, जैसे आजकल रॉ है और आपकी जो है इंटेलिजेंस है, इसी तरीके से इन्होंने गुप्तचर भी छोड़ रखे थे। सोचो कितने कठिन रोल रहे होंगे उस समय, कि अगर कोई 100 ग्राम कम तौल रहा है तो 100 ग्राम उसके शरीर के मांस गायब कर दो। सोचो अगर कोई है ऐसा बेईमानी कर जाए, कोई कोई माई का लाल नहीं है जो बेईमानी कर जाए। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्त गुप्तचर संस्था की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने गुप्तचर की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने गुप्तचरों की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने गुप्तचरों की नियुक्ति की। इन गुप्तचरों के मल्टीपल काम होते थे, अलग अलग पोस्ट होती थी गुप्तचरों की, और इनके मल्टीपल अलग अलग काम होते थे, कि जैसे बाजार में कौन बेईमानी कर रहा है, कौन राजा के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन और उल्टे सीधे काम कर रहा है, उन सब के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों की व्यवस्था की थी। और बरीद तथा मुनिया, इन गुप्तचरों को बरीद तथा मुनिया कहा जाता था। इन इन गुप्त इन गुप्तचरों को, इन गुप्तचरों को, इन गुप्तचरों को बरीद, बरीद तथा, बरीद तथा मुनिया कहा जाता था। इन गुप्तचरों को बरीद तथा मुनिया कहा जाता था, बरीद तथा मुनिया कहा जाता था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बलबन का भी अपनाया हुआ था, जिसमें यह था कि कोई भी अमीर, अमीर यानी कि जो उस समय आज के जो है मंत्रालय के लोग समझ लो, कैबिनेट के लोग समझ लो, तो उस समय उनको अमीर कहते थे। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी अमीर आपस में एक दूसरे के यहाँ पर शादी विवाह नहीं करेगा। इन्होंने रोक लगाई अमीरों पर कि कोई भी अमीर एक दूसरे के मेल, अमीरों के, अमीर उस समय जो है इनके कैबिनेट हुआ करते थे, ऐसा मान लो। अमीरों के आपसी, अमीरों के आपसी मेल जोल पर, मेल जोल पर, मेल जोल पर रोक लगाया। अलाउद्दीन ने क्या किया कि भैया जो भी अमीर हैं आपस में मेल जोल नहीं रखोगे, नहीं तो मेरे खिलाफ ही साजिश कर दोगे, तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। और इसने क्या किया था, शराब जैसे, शराब, शराब, भांग जैसे, शराब भांग जैसे मादक पदार्थों पर, शराब और भांग जैसे मादक, शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर, शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। अब इसको पता था कि अगर ये लोग शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, तो बहुत वो अनैतिक काम है। इसने उस पर रोक लगा दी। और इसकी जो, ये इसके फरमान हैं, ठीक है, जो इसने गुप्तचर रखा, अमीरों के आपस में मेल जोल के लिए रोक लगा दी, शराब और भांग, शराब भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। इसी फरमान में, इसी अध्यादेश में, इसके अध्यादेश थे, इसी अध्यादेश में एक बात और थी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जिसके पास भूमि अधिक थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने उन उस भूमि को वापस ले लिया उनसे, कि लाओ भैया टैक्स के रूप में ये जमीन मुझे दे दो, ये आपके किसी काम की नहीं है। तो लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, अलाउद्दीन ने,
अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन ने अनुदान अलाउद्दीन ने अनुदान में अलाउद्दीन ने अनुदान में अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को अनु भूमि को अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को वापस ले लिया। अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को वापस ले लिया। ये क्या थे? ये जो चारों पॉइंट हैं, यहाँ के लिख देते हैं पॉइंट। ये है अध्यादेश, अलाउद्दीन के ये अध्यादेश हैं। यहाँ ये हैं इनके अध्यादेश, ये अध्यादेश हैं। अध्यादेश में इनके 4 पॉइंट थे। अलाउद्दीन के अध्यादेश में ये 4 पॉइंट थे। सबसे पहले तो था, इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की और उन गुप्तचरों को वरीद तथा मुन्शिया कहा गया। जैसे और इन गुप्तचरों के अलग अलग काम होते थे। जैसे कोई देखेगा कि भाई मार्केट में कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कोई ये देखेगा कि भाई अमीर लोग सही है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई ये देखेगा कि राजा के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, कोई ये देखेगा इसमें कि दुश्मन देश क्या रणनीति कर रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए इन्होंने गुप्तचर की व्यवस्था की। और दूसरा जो इनका अध्यादेश था, दूसरा पॉइंट जो था इसमें, अमीरों के आपसी मेलजोल में जो है इन्होंने रोक लगा दिया कि आप लोग आपस में मिलोगे तो मेरे खिलाफ साजिश करोगे। तीसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने अध्यादेश में कि शराब, भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगा दी कि आप लोग मदिरा का सेवन करोगे तो राज्य के लिए सही नहीं है। और चौथा पॉइंट जो है इनके अध्यादेश का, इन्होंने क्या किया कि अनुदान में जो भूमि दी गई थी तो उसको टैक्स के रूप में वापस ले लिया कि भैया ये फालतू तुम्हें जमीन दी गई है, इसका जो है कोई मतलब नहीं है, ये जमीन हमें वापस दे दो। और आज के लिए हम इसको अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इन्होंने बाजार को इतने बढ़िया 4 तरीके से बांटा हुआ था, जिसमें मंडी थे, अदल था, ये सारी चीज़ें थी। इसमें हर एक अधिकारियों की अलग अलग नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी में के समय में जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया था। और देखेंगे हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, उत्तर भारत में अभियान करके अलाउद्दीन खिलजी उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिए थे। और जो दक्षिण भारत का अभियान था, वहाँ के राजाओं को अपना लोहा मनवा कर, या उन वहाँ के राजाओं को अपने संरक्षण में करके कि भैया तुम मुझे हमें टैक्स देते रहो, तुम हमारे अंडर में राजा ही रहो, अपने ही देश में तुम राजा रहो, लेकिन राजा मुझे, अपना सुपीरियर मुझे मानो। तो साउथ में इन्होंने ये वाली रणनीति अपनाई थी। ये सारा डिस्कशन हम लोग आगे कल की वीडियो में करेंगे। और आज हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन ने क्या क्या प्रमुख काम थे, अलाउद्दीन के क्या क्या कार्य थे, प्रमुख कार्य थे। ये देखते हैं हम। अलाउद्दीन अपने चाचा और ससुर को मारकर, जो कि एक ही व्यक्ति थे, उनको मारकर 1296 ईस्वी में ये खुद राजा बन जाते हैं। और इनके बचपन का नाम अली गुरसाफ था, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने जो सिक्के छपवाते थे, ये सिक्कों की जो प्रिंटिंग होती थी, जो सिक्के ढाले जाते थे, उस पे इन्होंने अपना नाम लिखवाया सिकंदर ए फानी करके। सिकंदर ए फानी का मतलब है कि ये अपने आप को दूसरा सिकंदर मानते थे। और ये अस्थायी सेना भी रखने लग गए और उन सैनिकों को नगद वेतन भी देते थे कि सैनिकों को नगद वेतन मिलता रहेगा तो कोई विद्रोह नहीं करेगा और कोई विश्वासघात नहीं करेगा। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। जो इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी कि अपने अधिकारियों को और सैनिकों को वो जमीन दे देते थे, भूमि दे देते थे, लेकिन इन्होंने वो एकता प्रथा बंद कर दिया और उनके जमीन भी वापस ले ली और इनको नगद वेतन देने लग गए।
और इसमें अभी तक क्या होता था अलाउद्दीन के पहले, कि जो भी भू राजस्व आता था वो उपज का जो प्रोडक्शन होता था उसका 33% आता था। लेकिन इनके समय में इन्होंने कहा भाई हमें 50% दो, मैं बहुत अच्छा राजा हूँ। उसका कारण भी था क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय को नगद सैलरी देते थे, तो कहाँ से देंगे। और आगे इन्होंने एक काम और अच्छा किया था, इनके हिसाब से अच्छा था, मेरे हिसाब से भी अच्छा था। क्योंकि जब इनके पहले वाले राजा थे वो अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे, वो लूट के माल पर निर्भर थे कि माल लूट कर जितना जितनी भी इनकम होगी उसमें से 75% सैनिक रख लेते थे, 25% राजा के राजस्व में जाता था उनके अपने खर्चे के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा भाई लूट का माल जितना आएगा उसमें से 80% मैं अपने राजस्व में रखूंगा, और 20% तुम लोग अपना बांट लो बोनस के रूप में। क्योंकि ये सैनिकों को नगद वेतन भी देते थे, तो ये भी अच्छा काम कर रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में मूल्य नियंत्रण की नीति को भी अपनाया। इन्होंने इसीलिए अपनाया क्योंकि सैनिकों के वेतन बहुत कम होते थे। अगर किसान ही जो है इनके बाजार में बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसे ले लेंगे तो ये लोग पैसा लाएंगे कहाँ से। और वही जो मूल्य, वो जो मूल्य निर्धारित होता था वो इस हिसाब से निर्धारित होता था किसी चीज को उपजाने में। मान लो भिंडी बो दिया किसी ने, उसको उपजाने में कितना मूल्य लग रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, और उसमें उस व्यक्ति का प्रॉफिट निकालकर बहुत मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा जाता था कि सैनिकों को आराम से जीवन निर्वाह में आसानी हो जाए। और ये इतना इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने बाजार को लेकर कि इन्होंने कहा भाई अगर कोई भी व्यक्ति कम सामान को तौलता है, कम माप करता है, तो जितना वो कम तौलता है उसको उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाए, तो कौन ही होगा जो बेईमानी करेगा। आगे पॉइंट देखते हैं जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया था। उसमें 4 चीजें थी, 4 पॉइंट थे उस अध्यादेश में। इन्होंने गुप्तचरों की व्यवस्था की। गुप्तचरों को बरीद और मुन्ही कहा गया। गुप्तचरों को बरीद और मुन्हिया मुन्हिया कहा गया, बरीद और मुनिया कहा गया गुप्तचरों को। इन गुप्तचरों के भी अलग अलग काम होते थे। कोई देख रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, या बाजार में हर चीज ईमानदारी से चल रही है बेईमानी से चल रही है, या दुश्मन देश जो है कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं राजा पर अटैक करने के लिए। ये सारे काम अब भी गुप्तचर करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं। हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे साथ में जो व्यक्ति चल रहा है, बैठा है, खड़ा है, कि वो गुप्तचर भी हो सकता है। अभी भी यही हाल है। और हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अमीरों के मेल जोल पर रोक लगा दिया कि आप लोग आपस में मिलोगे जुलोगे तो मेरे खिलाफ ही साजिश रचोगे और मेरा तख्ता पलट कर दोगे। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट गुलाम वंश में बलबन ने भी अपनाया था। और इन्होंने शराब और भांग जैसे जो मादक पदार्थ थे उन पर रोक लगा दी कि वो हमारे राज्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अलाउद्दीन ने अनुदान में दी गई भूमि को वापस ले लिया और कहा कि भाई इसका तुम क्या करोगे, मैं तो आप लोगों को नगद वेतन देता हूँ। आज के लिए हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।